हाय गाइस। हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं पवन सर। जैसा कि आपने इसके अगले टॉपिक में पढ़ा था इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बारे में, आज हम पढ़ेंगे वैद्युत आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। जैसा कि हम लोगों ने ध्वनि संरक्षण पढ़ा है, द्रव्य संरक्षण पढ़ा है, ऊर्जा संरक्षण पढ़ा है, ठीक उसी प्रकार से आज हम पढ़ेंगे आवेश का संरक्षण। जैसे कि हम जानते हैं कि आवेश के बारे में हमने पढ़ा कि आवेश क्या है। इसके बाद हमने पढ़ा वैद्युत के बारे में, वैद्युत पदार्थ के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पर धन आवेश आ जाता है और रेशम पर ऋण आवेश आ जाता है। तो हमें यह पता लगता है कि जितना धन आवेश कांच पर आता है, ठीक उतनी ही मात्रा में ऋण आवेश रेशम पर आता है। तो दोनों पदार्थों पर आवेशों की कुल मात्रा 0 हो जाती है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ को रगड़ने से पहले आवेश की कुल मात्रा 0 थी और रगड़ने के बाद प्राप्त धन व ऋण आवेश की कुल मात्रा भी 0 है। ठीक उसी प्रकार से हम देखते हैं कि जब आबनूस को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो देखते हैं कि आबनूस पर ऋण आवेश और बिल्ली की खाल पर धन आवेश आ जाता है। हम यह भी देखते हैं कि जितनी मात्रा में आबनूस पर ऋण आवेश आता है, ठीक उसके विपरीत उतनी ही मात्रा में बिल्ली की खाल पर धन आवेश आ जाता है। तो हम यह देखते हैं कि आवेश की कुल मात्रा का मान 0 होता है। तो हम यह कह सकते हैं कि रगड़ने से पहले, इन दोनों पदार्थों को रगड़ने से पहले आवेश की मात्रा कुल 0 थी और रगड़ने के बाद भी आवेश की कुल मात्रा 0 है। इस बात से पता चलता है आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसलिए हम बोलते हैं आवेश का संरक्षण, वैद्युत आवेश का संरक्षण बोलते हैं। आइए थोड़ा इसके बारे में लिखते हैं। जब हम अच्छी छड़वा रेशम को आपस में मिलते हैं तो तथा रेशम
हमने क्या देखा? हमने देखा कि जब हम दो वस्तुओं जैसे कि कांच, तीक्ष्ण व रेशम को आपस में रगड़ते हैं तो क्या देखते हैं? तो कांच की छड़ पर धन आवेश तथा रेशम की छड़ पर उतनी ही मात्रा में ऋण आवेश आ जाता है। तो हम अर्थात आवेशों की कुल मात्रा शून्य होती है। अर्थात कांच की छड़ पर आवेशों की मात्रा तथा रेशम में आवेशों की मात्रा, कुल दोनों मात्रा क्या होता है? दोनों मात्रा शून्य होती है। किसी भी वस्तु को आपस में रगड़ने से पहले आवेश की मात्रा व रगड़ने के बाद कुल आवेशों की मात्रा शून्य है। अतः हम यह कह सकते हैं कि आवेश ना तो नष्ट किया सकता है और ना ही उत्पन्न किया सकता है। यही आवेश संरक्षण का नियम है। आइए हम देखते हैं कूलाम क्या होता है। कूलाम हम जानते हैं, हम ये रखते हैं, दो तार लेते हैं। क्या? दो तार निर्वात में दो समांतर व सीधे दो लंबे तार रख देते हैं। इनके बीच दूरी 1 मीटर। इनके तारों के बीच दूरी क्या होती है? 1 मीटर। इन तारों में यदि 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करते हैं, इन दोनों तारों में प्रति एकांक लंबाई में उत्पन्न होने वाला बल का मान 2 × 10⁻⁷ न्यूटन होता है। हमने देखा कूलाम क्या लिखा है? निर्वात में रखे दो समांतर और सीधे तारों में यदि 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करते हैं तो तारों के प्रति एकांक मीटर लंबाई में उत्पन्न होने वाले बल का मान 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का होता है। हम जानते हैं
क्योंकि आवेश Q बराबर I इंटू टी, यदि हम किसी चालक तार में 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करें तो आवेश की मात्रा 1 कूलम अर्थात 1 कूलम बराबर 1 एम्पीयर सेकेंड। हम जानते हैं कि आवेश Q बराबर I टी, अर्थात यदि हम किसी चालक तार, जैसे कि कोई चालक तार है, ये क्या है, ये चालक तार, यदि हम किसी चालक तार में, कोई चालक तार है, चालक तार में 1 एम्पीयर की धारा, इसमें कितना 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करते हैं, तो इस चालक तार में आवेश की मात्रा Q कूलम होगी, अर्थात 1 कूलम होगी, अर्थात 1 कूलम बराबर 1 एम्पीयर सेकेंड। आइए एक बार हम फिर देख लेते हैं कि हम जानते हैं कि आवेश का मात्रक कूलम होता है, ठीक है, और धारा I का मात्रक एम्पीयर होता है। इसे हम C से डिनोट करते हैं, लिखते हैं। तो इसके अनुसार कूलम परिभाषा एम्पीयर के पदों में दे सकते हैं। तो हम देखते हैं वैधता RI बराबर आवेश Q अपान T, अर्थात समय, आवेश Q अपान समय T। तो क्या होता है, आवेश Q बराबर I T। तब इसके अनुसार कूलम परिभाषा क्या होती है, यदि हम किसी चालक जैसे कि तार में 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करते हैं, 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करते हैं, तो इस चालक तार में प्रवाहित आवेश की मात्रा 1 कूलम होगी, अर्थात 1 कूलम बराबर 1 एम्पीयर सेकंड। पढ़ने जा रहे हैं मूल आवेश की क्वांटम प्रकृति, मूल आवेश की क्वांटम प्रकृति, फंडामेंटल चार्ज, क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज। ये देखते हैं, प्रकृति ने हमें आवेश की एक मात्रा प्रदान की है, मात्रक, सबसे छोटा मात्रक E, जिसे हम E से नोट करते हैं। ये किसी आयन या किसी कण पर हो सकता है, जिसका मान हो सकता है, इसे हम भिन्न के रूप में बांट नहीं सकते हैं, अलग नहीं बांट सकते हैं। इसका मान प्रयोग द्वारा 1/6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, अर्थात जो E है, E, इसे हम 2E 3E 4E लिख सकते हैं, लेकिन इसे हम E2E 3E 4 लिखते हैं, लेकिन इसे हम 7.2E 4.3E ऐसा नहीं लिखते हैं, इस रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। अगर हम इसे लिखते हैं तो E2E 3E 4E ऐसा लिखते हैं, इसे भिन्नात्मक रूप में नहीं लिखा जाता, अर्थात किसी भी आयन या फिर किसी भी कण का जो मान होता है, उसके जो आवेश का मान होता है, चार्ज होता है, वो क्या होता है, E के पदों में होता है, उसका मान E2E 3E 4E होता है, लेकिन पॉइंट के रूप में, अर्थात भिन्न के रूप में नहीं होता है। इसी प्रकृति को हम क्या बोलते हैं, आवेश की क्वांटम प्रकृति कहते हैं। इसी नेचर को हम क्या बोलते हैं, क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज।
आपने देखा मूल आवेश अर्थात फंडामेंटल चार्ज। आवेश की क्वांटम प्रकृति, क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज। आवेश, हम कह सकते हैं कि आवेश किसी भी कण, आयन का सबसे सूक्ष्मतम, या किसी आयन या आयन का सबसे सूक्ष्मतम इकाई या मात्रक होता है। इसे हम ई से लिख सकते हैं। मतलब जो आवेश का मात्रक आवेश है, इसको हम ई से लिख सकते हैं। इसे किसी आयन कण के E 2E 3E के मान के पदों के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात कोई भी आयन होता है या फिर कोई भी कण होता है, उसका मान E हो सकता है, 2E हो सकता है, 3E हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन दशमलव में अर्थात भिन्न में हो सकता है। लेकिन इसे भिन्न के रूप में नहीं लिखा सकता, जैसे 0.2E, 3.2E, 4.2E, अर्थात इसे भिन्न के रूप में लिख नहीं सकते हैं। अतः हम यह कह सकते हैं, इसे विभाजित किया नहीं सकता, इसे विभाजित नहीं किया सकता है। आपने देखा, अतः हम कह सकते हैं कि इसे विभाजित नहीं कर सकता है। अर्थात जो इलेक्ट्रॉन है उसे E2E 3E 4E पर लिख सकते हैं, लेकिन उसे 0.2E 2.3E 4.2E भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात इसे विभाजित नहीं कर सकता है। आवेश का मान जो होता है, आवेश का मान E का मान 1.6 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन का मान +E, इलेक्ट्रॉन का मान -E और अल्फा कण का मान 2E। ये क्या होते हैं? कुछ मौलिक कण होते हैं जिनका मान क्या होता है। जब पॉइजन होता है तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम प्लस में होता है, जब इलेक्ट्रॉन माइनस में होता है, जब कण होता है किसका 2 होता है। आपने इसके पहले वाले लेटर में पढ़ा क्या? मूल आवेश। क्या पढ़ा? मूल आवेश। अब हम इस टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कूलाम का नियम, अर्थात कूलाम्स लॉ। हम जानते हैं कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे +Q चार्ज हो और +Q चार्ज हो, तो एक दूसरे क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। और यदि एक -Q चार्ज है और दूसरा +Q चार्ज है, तो एक दूसरे क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। हम जानते हैं कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा असमान अर्थात असमान प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यह आकर्षित और प्रतिकर्षित करने वाला जो गुण होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? बल। अर्थात इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत बल। जैसे मान लो कोई +Q आवेश है और दूसरा -Q आवेश है, इन दोनों आवेश के बीच लगने वाले बल को वैद्युत बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैद्युत बल। +Q और -Q, या तो आकर्षण बल लगेगा या फिर प्रतिकर्षण बल लगेगा, या तो एक दूसरे को अगर समान प्रकार का आवेश है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत प्रकार का आवेश है तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल को क्या बोलते हैं? वैद्युत बल भी कहते हैं। वैद्युत बल। 1785 में हमने देखा कि 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक
कौन से 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में व्याख्या करते हुए एक नियम दिया, जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। आइए देखते हैं कूलाम का नियम क्या होता है। हम किन्हीं दो बिंदुओं पर एक बिंदु ए लिया और ए से r दूरी पर एक बिंदु बी लिया, एक बिंदु ए लिया और ए से r दूरी पर एक बिंदु बी लिया। ए पर हमने प्लस क्यू आवेश रखा और बी पर हमने माइनस क्यू आवेश रखा। आवेश की मात्रा प्लस क्यू और माइनस क्यू। तो यहाँ से कूलाम का नियम क्या होता है, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आइए एक बार फिर से हम देखते हैं। हमने क्या कहा, हमने कहा कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों में, जैसे एक बिंदु है ए और दूसरा बिंदु क्या है बी है, इस पर जो रखा आवेश है प्लस क्यू है और जिस पर रखा आवेश है माइनस क्यू है। इन दोनों बिंदु आवेशों की दूरी r है। तो इनके बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों बिंदु आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आइए लिखते हैं। तो 1785 ईस्वी में फ्रांस के वैज्ञानिक कूलाम ने किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल की व्याख्या की, जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। तो आइए देखते हैं कूलाम का नियम क्या है। माना दो बिंदु ए व बी जिनके बीच की दूरी r व बिंदु ए पर आवेश की मात्रा q1 आवेश की मात्रा q1 बिंदु बी पर आवेश की मात्रा
Q2 O2। माना दो बिंदु A व B हैं जिनके बीच की दूरी r, व बिंदु A पर आवेश की मात्रा Q1 व बिंदु B पर आवेश की मात्रा Q2 हो तो आवेश Q1 और Q2 के बीच लगने वाला वैद्युत बल या आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल Q2 के बीच लगने वाला वैद्युत बल आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल आवेश की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। हमने क्या देखा? हमने देखा फर्स्ट पॉइंट में कि आवेश Q1 व Q2 जो कि बिंदु A है और r दूरी पर बिंदु B है। क्या हमने देखा कि बिंदु A पर आवेश की मात्रा Q1 और r दूरी पर बिंदु B पर आवेश की मात्रा Q2 है। तो इन दोनों आवेशों के बीच अर्थात आवेश Q1 और Q2 के बीच लगने वाला वैद्युत बल जिसे आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल कहते हैं। अगर समान आवेश है तो प्रतिकर्षण बल और विपरीत आवेश है तो आकर्षण बल। आवेश की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती, ये दोनों जो आवेश हैं इन दोनों आवेश की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। अर्थात हम लिख सकते हैं F समानुपाती Q1 इंटू Q2। सेकेंड पॉइंट में क्या कहते हैं? कूलम्ब का हम आवेश Q1 और Q2 के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल आवेश की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा आवेश Q1 व Q2 के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता। गुलाम ने क्या कहा आवेश Q1 व Q2 के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल अर्थात आवेश Q1 व Q2 के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो r है, आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के
विद्युत का अनुपाती होता है। अर्थात समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से हम लिख सकते हैं कि F समानुपाती Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पर हम समानुपाती की निशान हटाते हैं और यहाँ पे एक नियतांक लगाते हैं K, Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। हम ऐसा इसको लिख सकते हैं। F इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जहाँ K आपने देखा F इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपॉन स्क्वायर। इसे समानुपाती नियतांक कहते हैं, अर्थात K को समानुपाती नियतांक भी कहते हैं। आपने देखा कि F इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ K क्या है, समानुपाती नियतांक है। यदि हम F को न्यूटन में, आवेशों को कूलम में और R को मीटर में लिखें तो यह बराबर क्या होता है, जहाँ K का मान होता है 9 गुणे 10 घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। देखते हैं K का मान, लिखते हैं K का मान आवेशों के बीच की दूरी, K का मान आवेशों के बीच की दूरी क्योंकि F बराबर 9 गुणे 10 घात। चलो, निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे एक अन्य आवेश, हम कह सकते हैं कि निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे एक अन्य आवेश को 9 गुणे 10 घात 9 न्यूटन के बल से आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित हमने क्या देखा, हमने कहा कि यदि निर्वात में कोई Q1 आवेश 1 मीटर की दूरी पर, Q1 आवेश
Q1 और Q2 दो आवेश हैं। यदि ये 1 मीटर की दूरी पर रखे हों और Q1 और Q2 का मान 1 हो, तो कह रहे हैं कि निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे एक अन्य आवेश को, समान परिमाण वाले एक अन्य आवेश को अगर सजातीय हैं तो प्रतिकर्षित करता है, और यदि विपरीत है, विजातीय है, तो एक दूसरे को अर्ध करते हैं। हम कह सकते हैं कि निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे एक अन्य आवेश को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है। यदि एक आवेश रखा है, यदि एक आवेश Q1 है और यहाँ से r दूरी पर एक आवेश Q2 है जिसका परिमाण 1 और जिसका परिमाण 1 और दूरी भी 1 मीटर है, ठीक, निर्वात में रखा है, तो यदि ये दोनों समान प्रकार के हैं तो ये 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यदि ये विपरीत प्रकार के हैं तो 9 × 10⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करते हैं। इसलिए हम लिख सकते हैं निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे एक अन्य आवेश को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है। क्या आकर्षित करता है, क्या प्रतिकर्षित करता है? जो फर्स्ट वाला आवेश है वो दूसरे वाले आवेश को